नमस्कार, किस्से कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास गबन का भाग 17। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने न पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वह सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की वह रोती हुई आंखें देखकर उसका हृदय मसोस उठता था। वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से ऊबकर वह जालपा के घर चली जाया करती थी। वहां घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहां भी वही मनहूसियत छा गई। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी। पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था। लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहां तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहां विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नयन भी थे, विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान न थी, वह दौलत न थी, तो वह दिखावा भी न था, वह ईर्ष्या भी न थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर ना मिला था। और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जट्टूपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था। किंतु यह दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रियां कहाँ से पाएगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी? एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल गूंथती। गोपी और विश्वंभर से भी अब स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। स्कूल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते। उनके रोने चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब रमा के घरवालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते रहते थे, रमा बाबू का कोई खत आया, कुछ पता लगा, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी हो रही थी। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर एमल्शन और सनाटोजन और ना जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ता में एक नामी वैद्य है, अब की उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं वहां बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। वहां 2 बार हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहां जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूं या उनकी बीमारी को देखूं? बहन, कभी कभी ऐसा जी ऊब जाता है कि थोड़ी सी संखिया खाकर सो रहूं। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जावे, तो मैं खुशी से दे दूंगी। जालपा ने सशंक होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया? यहाँ के वैद्यों को देख चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी। तो कब तक जाओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊं, महीने 2 महीने लग जाए, क्या ठीक है, मगर जब तक बीमारी की जड़ न टूट जाएगी ना आऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में ना टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी? लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति ना रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वह वहां से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे बहन।
तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। जालपा ने करुण भाव से कहा। क्या चलूं बहन, जाने भी पाऊं? यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। वहां मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ते में हैं, तो जरा इधर उधर खोजना, अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा, यह मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहोगी? हाँ अवश्य, रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूंगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश नहीं कह सकती। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़ कर कहा। क्या हुआ बहन, क्या कह रही हो? रतन बोली। कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो। मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की। और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने प्रफुल्लित मन से कहा। तुम्हारे ही तो हैं बहन, किसी गैर के तो नहीं है। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन ने शिकवे के अंदाज से कहा। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता तुम मुझसे खिंची क्यों रहती हो। मैं चाहती हूँ हम में और तुम में जरा भी अंतर ना रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपए तुम्ही से खर्च हो गए तो क्या हुआ? बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा। कुछ कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। मैं तुम्हारे दिल दुखाने के लिए नहीं कहती, संभव है तुम्हें बुरी लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली। बस अब रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर यह भाव कभी मेरे मन में न था और ना हो सकता है। मैं तो जानती हूँ अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्ममता से कहा। इस समय तुम ऐसा कह सकती हो, तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर ना करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा ना हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच ना हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा। मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच ना होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट लूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। यह कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गई। जालपा अपने को दुखी नहीं समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है, उसके आते ही जालपा को ये बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फलेंगी फूलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशाल, उज्जवल, रमणीक। रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों में कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। वह उससे अब तक खिंचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। यह सचमुच अभागिनी है और मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई। कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। कोई कष्ट न हुआ। रतन ने महाराज और टीमल कहार को साथ ले लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के से आदमी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए। इससे ज्यादा जगह की वहां जरूरत भी न थी। हाथे में तरह तरह के फल पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे
और हरे होकर लौटते थे, पर रतन को वह जगह फाड़े खाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं, उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। संघर्ष ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था। 2-3 दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही, जैसी प्रयाग में थी। लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती। स्नान भोजन की भी सुधि न रहती। वकील साहब चाहते थे कि यह यहाँ से हट जाए तो दिल खोल कर कराहें। उसे तस्कीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे। वह पूछती, आज तबीयत कैसी है? तो वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जीभ बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदलकर काटते थे, पर रतन पूछती, रात नींद आई थी? तो कहते, हाँ, खूब सोया। रतन पथ्य सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती, अब यह अच्छे हो रहे हैं। कविराज जी से भी वह यही समाचार कहती। वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, इससे बढ़कर क्या बात होगी? मैं तो ईश्वर से मनाती हूं कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दें। शाम को घूम आया करो। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहाँ जाऊं? मेरा तो कहीं जाने को जी ही नहीं चाहता। मुझे यहीं सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को पार जाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वह पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहाँ भाग कर जाइएगा? इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली, जालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आकर भूल गई। वकील साहब ने साग्रह कहा, आज चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो अच्छा हो रहा हूं। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा, चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे ना दिखाई देता था। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती हैं? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है? महाराज और कहार से वह यह शंका नहीं कह सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती। वह इतने दिनों से यहाँ है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से उसे कुछ कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे जरा बिठा दो टीमल, पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो। कई दिन हो गए चाय की सूरत नहीं देखी। यह पथ्य मुझे मारे डालता है। दूध देखकर ज्वर चढ़ाता है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूं। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा, बाबूजी, सो देख लेव। यह तो मैं पहले ही कहने वाला था, सो देख लेव। बहू जी के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से डरता नहीं टीमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नर्क पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूं मर गया तो क्या होगा। टीमल ने कहा, बाबूजी, सो देख लेव, आप ऐसी बातें ना करें। भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, सो देख लेव। कुछ मानते ही नहीं। मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो। सो देख ले, आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओझे सयाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुंह उधर लिया। प्रेत बाधा का वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि यह प्रवंचना है, ढोंग है। लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी न थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते। मुंह उधर लिया। महाराज ने चाय लाकर कहा,
सरकार, चाय लाया हूं। वकील साहब ने चाय के प्याले को क्षुधित नजरों से देखकर कहा, ले जाओ, अब ना पीऊंगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महाराज, जब से मैं यहां आया हूं मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है? महाराज ने टीमल की ओर देखा। वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। खुद सोचने की शक्ति उनमें न थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हैं तो वह भी इसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही कहना चाहिए। टीमल ने उनके असमंजस को भांपकर कहा, हरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। महाराज बोले, हाँ, कुछ हरा जरूर हुआ है, मुद्दा बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब न दिया। 2-4 वाक्य बोलने के बाद वह शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उसके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती हो। उनका दम अब पहले से ज्यादा फूलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान में चांदनी कोहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फल और पौधों मलिन मुख सिर झुकाए आशा और भय से विकल हो होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे। उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंदें मचल रही थीं। क्षीण स्वर में बोले, टीमल, क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित होकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतने चित्रमय न थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही हैं, बेटा तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं वह घूम कर आती होंगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहाँ कहाँ गई? कुछ उसका पता मिला? रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं ना दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता ही नहीं। वह भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो आ गया ना? वकील साहब ने दबी जबान से कहा, लाओ खा लो। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वह ना जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा। फिर आप ही आप उसका आशय समझकर बोले, नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूं। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वसीयत लिखवा दूं। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घुसकर सिर से निकल गया। मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए। उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से धरती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया और अब वह निराधार, निस्पंद, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध अश्रु कंपित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं? यहाँ किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वह विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या क्या करे? आखिर भाई बंद और किस दिन काम आवेंगे? संकट में ही अपने काम आते हैं। फिर यह क्यों कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ? वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। यह विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने कुछ कहा तो नहीं?
क्या होने वाला है भगवान? यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्लाकर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता याद आ गई। उसके अंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस स्नेहमय अंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था। कितनी जल्द उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। आह, यह आधार भी अब नहीं। महाराज ने आकर कहा, सरकार, भोजन तैयार है, थाली परोसूं? रतन ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा। वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया। मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भोजन भी ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके? वह रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महाराज ने आग्रह किया, 2 ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियां उमड़ पड़ी। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे, कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज। महाराज की आंखें डबडबा गई। बोले, भगवान सब अच्छा करेंगे बहू जी, घबराने से क्या होगा? अपना तो कोई बस नहीं है। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषी ना मिलेगा? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो, इन बातों से वह कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना, सरकार चिढ़ेंगे। मैं तो कहती हूँ। यह कहती हुई वह कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ है कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज यह बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज वह वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे, मैंने ही टाला। दिल घबरा रहा है, जी चाहता है थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहूं। विधाता को संसार दयालु, कृपालु, दीन बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं कहती हूँ, उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है। जिस दंड का हेतु ही हमें ना मालूम हो, उस दंड का मूल्य ही क्या? वह तो जबरदस्ती की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे, निर्जन, कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे अंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी, पर वह दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बाह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना। मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई पार्कों में चक्कर लगा आई, पर कहीं पता नहीं चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोग शैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी।